नमस्कार, मैं अखड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन यानी कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा प्रेशर रहा। दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कई मार्केट जाके बंद हुए। खरीदारी थी आज एफएमसीजी स्पेस में करीब 1/4% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिली, लेकिन और थोड़ा बहुत जो सेलेक्टिव बाइंग थी वो फार्मा और आईटी में थी। बहुत कम सेल ऑफ था मतलब वहाँ पर, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स में प्रेशर था और प्रेशर था पीएसयू बैंक की तरफ से। करीब 0.25% के आसपास का ड्रॉप वहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मीडिया, एनर्जी में स्पेशली जितनी अपस्ट्रीम कंपनीज हैं, ओएनजीसी, ऑयल, यहाँ पर बिकवाली थी। प्लस ओएमसीज वगैरह में भी प्रेशर देखने को मिला और एकाएक बिकवाली थी तमाम एचपीसीएल वगैरह में भी, और एक हैवी सेल ऑफ वहाँ देखने को मिला। मेटल 1.5% के आसपास बिकवाली में रहा। ऑटो आज 1.25% नीचे रहा। ऑटो में स्पेशली टाटा मोटर्स, जहाँ पर यूबीएस का एक टारगेट कट आया और उस टारगेट कट के बाद शेयर में करीब 6 से 7% का ड्रॉप देखने को मिला। प्लस आप ये भी कह लीजिए कि बीएमडब्ल्यू ने जो अपनी गाइडेंस कट की है उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला मदरसन में और टाटा मोटर्स में, तो आप उसका भी एक इम्पैक्ट कह सकते हैं। साथ ही साथ रियल्टी स्पेस करीब 1.25% के आसपास की बिकवाली रियल्टी सेक्टर में भी आते हुए दिखाई पड़ी और बैंक्स, आईटी में थोड़ी बहुत बिकवाली का दौर देखने को मिला। लेकिन आज हैवी टिकट साइज़ के स्टॉक्स ज़्यादा चल रहे थे। मिसाल तौर पर डिक्सन, पेज इंडस्ट्रीज़, बजाज फिनेंस, बजाज ऑटो, इसके अलावा एशियन पेंट्स, इन सब में अच्छी खरीदारी। पेंट शेयरों में तेज़ी थी आज और ज़्यादा बिकवाली थी या तो ऑटो में या बैंक्स के अंदर, जहाँ पीएसयू बैंक्स के अंदर, जहाँ थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। बाकी अदरवाइज मार्केट में ठीक ठाक टेक्सचर था। स्मॉल कैप आज ज़्यादा प्रेशर में कामकाज कर रहा था और शायद इसकी वजह से आपको जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो ज़्यादा दबाव में दिखाई पड़ेगा। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1% नीचे बंद हुआ और मिड कैप इंडेक्स जो पूरे दिन हरे निशान में था वो जाके कहीं लाल निशान में फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एडवांस डिक्लाइन लास्ट में आकर डिक्लाइंस की फेवर में चला गया। 2500 2550 डिक्लाइन रहे और बाकी एडवांसेस, और एनएससी में 770 एडवांसेस थे, 1600 के करीब डिक्लाइन, जो कि फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट 1300 1350 एडवांसेस थे और 1000 के आसपास डिक्लाइन थे। तो लास्ट आवर तक आते थे डिक्लाइन की संख्या बढ़ गई और तेज़ इंटेंसिटी का सेल ऑफ लास्ट आवर में देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल मार्केट की जो दिशा दशा है वो ठीक है, रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। 25,000 के इर्द गिर्द पहले इंडेक्स था, लास्ट तक आते थे 24,900 की रेंज में पहुंचा, 25,000 के नीचे स्लिप होकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अब स्लोली एंड स्टेडली हम अभी तो मिड मंथ में ही जा रहे हैं, मिड मंथ पूरा करेंगे, फिर अक्टूबर एंड फर्स्ट वीक तक आते थे अर्निंग सीजन दोबारा शुरू हो जाएगा। सो ठीक है, चल रहा है अभी जैसा चल रहा है। फेस्टिव सीजन शुरू ही होने वाला है। सो कुछ चीज़ें रहेंगी, ट्रिगर पॉइंट रहेंगे। आज वो अमेरिकन डिबेट भी थी, क्रूड का नीचे आना पॉजिटिव हुआ। सो इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी बीच बीच में इवेंट्स के तौर पे, आप अकॉर्डिंगली देखते रहना। आईपीओ आज 3 बंद हो रहे हैं। बजाज फाइनेंस स्ट्रांगली 7 गुना 8 गुना तो देखा ही था मैंने जो लास्ट नंबर आया था, और स्ट्रॉन्ग नंबर है वहाँ पर सब्सक्रिप्शन का। तो 3 आईपीओ आज बंद होने वाले हैं, क्रॉस, ये और वो, और बाकी जो पीएन गार्डगिल है वो कल बंद होगा। सो अच्छे नंबर सोफर यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग सवालों से, अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। वी मेहता साहब का सवाल है, सुमित भाई प्लीज़ एडवाइस ऑन इंगरसॉल रैंड एंड एनसीसी लिमिटेड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म, 2 डिफरेंट पोर्टफोलियोज। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू मेहता साहब। देखो, इंगरसॉल रैंड यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। शॉर्ट टर्म में उसमें इशू आएगा कि इसमें वॉल्यूम होता है कम, सो आपके ट्रैप होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। दो, ये कंपनी अच्छी है और बहुत अच्छे फंडामेंटल रखती है, बट द प्रॉब्लम इसकी चला बहुत है। ये कंपनी इंजन्स, जो हैवी वेट इंजन्स होते हैं, प्लस रोड रोलर्स बनाने के या हैवी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाने के कामकाज के अंदर है। सो अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है, आप टाइम देंगे चलेगा भी, और अच्छा चला भी है लोअर लेवल से। एंड एनसीसी के केस में सर ये मोमेंटम के लिए रखिए इसको, आप स्टॉप लॉस लीजिए और चलते रहिए। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप कैपिटल गुड्स में जाना इसमें इंफ्रा में जाना चाह रहे हो, सो बाय द कोर प्रोडक्ट की जगह आप उसकी प्रोफाइलिंग से रिलेटेड स्टॉक्स में एंटर करिए, ज़्यादा बेटर है। जैसे आप अगर रोड पे जाना चाह रहे हैं तो रोड पे जाने का रोड मशीनरी में चले जाइए, क्योंकि रोड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो किसी न किसी के परव्यू में आते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर एक रोड बननी है किसी 2 स्टेट के बीच में, तो 2 स्टेट्स में उसका या एक स्टेट में बननी है तो उसके अलग अलग हिस्से होंगे। कोई एनएचएआई के पास होगा, कोई स्टेट हाईवेज पे होगा, कभी पैसा पूरा आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, टाइप चलती रहेंगी चीज़ें। सो इसीलिए वहाँ पर ना पेमेंट के इश्यूज़ और बाकी इश्यूज़ तब तक डेट बढ़ जाता है, चीज़ें होती रहती हैं। सो बेटर इज़ इनको आप मीडियम टर्म के लिए रख सकते हैं, ज़्यादा बेटर है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इंगरसॉल रैंड इज़ मच बेटर। सोना बीएलडब्ल्यू का शेयर करंट रेट पर ले सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? अनुसर ले सकते हो, बट यू हैव बेटर ऑप्शंस अगेन, आप उनको भी ऑप्ट कर सकते हो।
एंसिलरी स्पेस में। दो सोना इज़ अगेन अ गुड कंपनी, ऐसी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। ईवी स्पेस को आप प्ले करना चाह रहे हो, सो अच्छा नाम हो सकता है यहाँ पर, तो आप बने रह सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो, बट योर टाइम फ्रेम वुड बी हायर क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन में महंगा है, सो उस हिसाब से आप कॉल लेना इस पर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अच्छे स्टॉक बताएं। कंचन जी, एग्रीकल्चर सेक्टर में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। फर्टिलाइजर्स एंड एग्रोकेमिकल पे आओगे तो उसमें आती है यूपीएल एंड टाटा केमिकल, पीआई इंडस्ट्री, स्पेशली पीआई इंडस्ट्री। वैल्यूएशन महंगा है लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। 3 नाम प्लस एक कोरोमंडल इंटरनेशनल। आप प्रोडक्ट पे आओगे तो शुगर में ईआईडी पैरी। आप इक्विपमेंट्स में आओगे तो क्या नाम उसका, एक्शन कंस्ट्रक्शन, एम&एम, एस्कॉट्स, ये 3 कंपनियाँ और एक और बड़ी वीएसटी टिलर, ये 4 कंपनियाँ बहुत बेहतर है। इनमें जो नीचे जहाँ मिल जाए अकॉर्डिंगली आप ऐड कर सकते हो। तो इक्विपमेंट में ये हो गए और बाकी फर्टिलाइज़र हो गया, केमिकल हो गया। फर्टिलाइज़र में मैम सारे के सारे ही कोरोमंडल आ जाएगा, उसमें ज़्यादा बेटर, प्राइवेट वही है, बाकी सारे सरकारी हैं, सो उस हिसाब से देखिएगा। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ होती है एग्रीकल्चर में जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो ये 4 चीज़ें हैं। वाटर मैनेजमेंट में आप रोटो पंप, शक्ति पंप वगैरह है। शक्ति पंप ज़्यादा बड़ा काम है लेकिन बहुत भागा है, 300 रुपये से देख रहा हूँ शेयर 3000 रुपये हो गया। सो यहाँ थोड़ा सा आप हाथ कंट्रोल रखिएगा। लेकिन एम&एम, स्कॉट्स, एक्शन एंड वीएसटी टिलर ये पूरी तरह से आपको कवर कर ही देते हैं उसमें, तो उसको देख सकते हो आप। सुमित सर नमस्कार। नमस्कार यादव साहब। सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक वर्सेस जेबीएम ऑटो फॉर लॉन्ग टर्म एंड ईवी प्ले, प्लीज़ गाइड सर, एनी अदर बेटर देन बोथ ऑफ दीज। देखो सर, ईवी स्पेस को अगर प्ले करना चाह रहे हो तो जेबीएम के पास ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है वैसे, क्योंकि वो बसेस में है और नए काम भी कर रहे हैं। ओलेक्ट्रा ही बसेस में है लेकिन वो ग्रीन हाइड्रोजन पे भी बसेस बना रहे हैं, वो एक स्टेप और आगे हैं ओलेक्ट्रा से भी। सो मतलब इससे जेबीएम से भी कंपनियां दोनों ही ठीक हैं ईवी स्पेस के लिए प्लेन करने के लिए। ओलेक्ट्रा में शायद रिलायंस भी इनका कुछ काम कर रहा है। सो ओलेक्ट्रा से बेटर जेबीएम वैसे, क्योंकि स्टेट की बसेस में वो भी काम करते हैं। वैल्यूएशन दोनों के ही महंगे हैं, सुपर एक्सपेंसिव है दोनों के दोनों ही। सो आप वो देख लेना। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन टायर स्पेस में है। फिर बोल रहा हूँ, जेके टायर, C8, दोनों के दोनों आप खुद देखो ना। ये जो आज एक टायर कंपनी का आईपीओ बंद हो रहा है, मैं उसका नाम फिर मिस कर गया, वो टायर कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है वो 38 के मल्टीपल पर आ रहा है, 38 टाइम्स पर। जबकि और लिस्टेड कंपनी अपोलो टायर्स, C8 एंड जेके टायर, तीनों के तीनों 20 से 22 के मल्टीपल पर कामकाज कर रहे हैं। एक 17 पर है, एक 14 पर है और एक 20-21 पर है। सो आपको वहाँ सस्ते ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो बाजार में पता नहीं आईपीओ मार्केट में आप क्यों जाके उसमें काम करो, जबकि इस्टेब्लिश प्लेयर आपके सामने खड़े हैं सस्ते। क्रूड का गिरना इनके लिए वैसे ही पॉजिटिव होता है। सो आज नहीं तो कल ये वापस मार्जिन बेटर करके चीज़ें बढ़ा ही लेगा। सो ईवी हो, नॉन ईवी हो, आइस इंजन हो, टायर तो लगेगा ही ना, अब वो किसी ना किसी में लगेगा। सो इंस्टेड ऑफ ये स्टोरी प्ले करने के, ये वैल्यू चेन पे क्यों नहीं काम कर लेते आप लोग। स्टिल आप जाना चाह रहे हो तो जेबीएम ऑटो सीम्स बेटर, बस वैल्यूएशन देख लेना, महंगा है वो। योर थॉट ऑन बजाज फाइनेंस, प्लीज टेक माई क्वेश्चन। देखो सर, बजाज फाइनेंस के केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। बजाज फाइनेंस का पिछले 2016 से लेके आज 2024 तक, नहीं 16 साल में, सॉरी 2008 से लेके 2024 तक उसका CAGR है 50% का। 50% CAGR का मतलब होता है कि हर साल उसने 50% ही ग्रोथ दी है। ये बजाज फाइनेंस का नंबर है, फैक्चुअली कुछ भी गलत नहीं है इसमें। आप 2020 से ये नंबर उठा के देखोगे तो 35% की CAGR से ग्रो कर रहा है। यानी पिछले 20 सालों में 2020 कह रहा हूँ, सॉरी 2004 से, पिछले 20 सालों में इसने 35% की CAGR से ग्रोथ किया। तो कोई कंपनी अगर 35% की CAGR से ग्रो कर रही है, जो निफ्टी का सबसे बड़ा CAGR है, और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बजाज फाइनेंस को टक्कर दे पाए। दूसरी एशियन पेंट है इसके बाद, और कोटक महिंद्रा बैंक है। तीन सबसे बड़े नाम है। सो आप कोटक को इसलिए कहोगे वो चल ही नहीं रहा तो ऐसे कैसे आई, नहीं, कोटक बहुत चला एक टाइम पर। एनीवेज, तो बजाज फाइनेंस के केस में इतनी बड़ी CAGR देने के बाद ये ब्रीदर ले रहा है। इट इज़ एन एक्सेलेंट कंपनी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इतनी चला है तो थोड़ा हल्का होगा। सो अगर आप में पेशेंस है, HDFC इज़ 28% CAGR, यही बता दूँ। सो जिन में बढ़िया CAGR ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है, वो थोड़ा पेशेंस टेस्ट करेंगे आपका। अगर वो पेशेंस आप में है, आप समय दे सकते हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर पेशेंस नहीं है और आपको लगता है कि नहीं, उस समय तक जब तक इसके चलने का नंबर आएगा, जियो खड़ा हो जाएगा या बजाज होम फाइनेंस आ जाएगा, सो कुछ नहीं कह सकता। बट इट इज़ एन एक्सेलेंट कंपनी अदरवाइज,
लेकिन और बढ़िया ग्रुप का कंट्रीब्यूशन भी यहीं से आता है मेजरली, सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर भी उनके ग्रुप में प्रॉफिटेबिलिटी में, मार्केट कैप में। सो आप आराम से बने रह सकते हो और इट्स अ क्लास कंपनी, क्लास अर्निंग्स एंड बहुत अच्छी ग्रोथ की कंपनी, बट यू नीड टू गिव सम टाइम टू इट। सर जी नमस्कार, टाटा मोटर्स 100 शेयर है, 977 की बाइंग है, जून मंथ से होल्ड कर रहा हूँ। तो पटेल साहब देखिए, टाटा मोटर में जब मैंने कभी भी ये सवाल उठाया कि इसमें रिटेल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है और इसमें एकदम से पब्लिक का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है, तो सबने मुझे ही उल्टा लपेट दिया ये बोल के कि नहीं आप अगेंस्ट हो इसके, आप नेगेटिव हो। नहीं, देयर इज़ नथिंग नेगेटिव। सीधी सी बात है, अगर कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन बढ़ता है पब्लिक का, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होता तभी बढ़ रहा है, वरना आमतौर पे रिटेल उसमें सवाल नहीं पूछता है इतना। सो टाटा मोटर इज़ एन एक्सीलेंट कंपनी, 20 के मल्टीपल में मिलने वाला स्टॉक है, अच्छे दाम पर, मतलब 20 का मल्टीपल था और ऊपर से आज शेयर और टूट गया तो 18-19 के मल्टीपल पे आ जाएगा। सो वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ती निफ्टी कंपनियों में से एक है। बट अगेन क्योंकि इतनी बड़ी रिटेल पार्टिसिपेशन है तो थोड़ा हल्का होना बनता ही था। दो बड़े कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है, एक आप लोगों को शायद याद होगा जिस दिन टाटा मोटर के डीमर्जर के अनाउंसमेंट हुई वही टाटा मोटर का टॉप था, 1060 वो लेवल था और वहाँ से टाटा मोटर ने नो लुकिंग बैक है, वहीं से लगातार टूटे चला जा रहा है। सो ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो क्योंकि आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर इसके रिटेल निवेशक हो तो, एंड अगर आप इसकी वो अपॉर्चुनिटी इन कैश करना चाह रहे हो तो, मोमेंटम प्लेयर हो तो हाँ ठीक है, 5 रुपये नीचे या 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग चले जाओ। आज ओवर सेलिंग थी इसमें वैसे भी, तो हो सकता है क्योंकि BMW की गाइडेंस अगर कट हुई भी है तो नियर टर्म जर्क था, हो गया वो आज ख़त्म, कल परसों में पुल बैक आ जाना चाहिए। कंपनी ख़राब नहीं है, ग्रुप ख़राब नहीं है, चला भी अच्छा है और एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन इसने दिखाया भी है कोविड के बाद से लेके अब तक, लेकिन ठीक है थोड़ा सा कूल ऑफ होना तो बनता है। सो अगर ड्यूरेशन आपकी बढ़िया है, आप लंबी अवधि के निवेशक हो, देन आप बने रहो, लेकिन अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हो तो एक स्टॉप लॉस लेके काम करना आपस में। ओके आगे बढ़ते हैं और LT फूड्स एंड V2 रिटेल, गुट्टा साहब दोनों के दोनों स्टॉक जो है मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, दोनों के दोनों का मोमेंटम इस्तेमाल करके आप निकलिएगा, चाहे LT फूड्स हो चाहे V2 रिटेल हो, दोनों के दोनों रादर। योर ओपिनियन सैट इंडस्ट्री, चंद्रमूर्ति सर देखो, सैट इंडस्ट्री इज़ बेसिकली अ होल्डिंग कंपनी, खुद को भी थोड़ा थोड़ा का काम है, ये मेजरली स्टार्टअप्स के अंदर पैसा डालते हैं और इनकी एक एरोफ्लेक्स करके जो कंपनी है वो इनकी सब्सिडरी है जिसके अंदर इनका 61% के आसपास का स्टेक है। उस स्टेक की वैल्यू 1600 करोड़ रुपए के आसपास है और कंपनी खुद की मार्केट कैप 1500 करोड़ रुपए के आसपास है। 90 रुपये 80 रुपये की रेंज में कई सारे बड़े फंड्स, कई सारे बड़े निवेशकों ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई भी है और मतलब एरोफ्लेक्स को हम जानते हैं, बाकी 2-3 और इसकी लिस्टेड कंपनियां भी हैं, कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रफली 2000 करोड़ रुपए के आसपास है इसकी। तो 2000 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू को वो भी कर दो, आप होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी काट दोगे तो भी 1200-1300 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू बैठती है, विच इज़ फेयरली नॉट बैड। तो आप बने रह सकते हो, होल्ड कर सकते हो, भाई एक स्टॉप लॉस ले लेना क्योंकि छोटी कंपनी है, अब किसी भी एक स्विंग में उड़ जाते हैं आज की डेट में छोटी कंपनियों में। सो उसके लिए आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा 118-115 का स्टॉप लॉस ले लो, आप बने रहो बाकी, एंड कीप ऑन ट्रेलिंग, जहाँ तक चलता रहे और बाकी एरोफ्लेक्स के मूवमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस कंपनी की चाल भी, जैसे इन्फो या जोमेटो चलता है वैसे ही, सो आप उसको भी देखते रहना साथ साथ। ओके इसके अलावा स्वान एनर्जी, अमित जी स्वान एनर्जी केस में आज एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को मिली है, बट अगेन एक सबसे बड़ा और सबसे प्रबल ट्रिगर जो इसके साथ वेट कर रहा है वो इनकी एक डिफेंस आर्म की लिस्टिंग है। डिफेंस आर्म की लिस्टिंग कैसे होती है, कब होती है, कितनी होती है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ कंपनी के नंबर, लास्ट क्वार्टर के नंबर ठीक थे, 3600 करोड़ रुपए की एक असेट सेल की बात भी थी। सो बने रहिए एंड जस्ट वेट एंड वॉच। अब कुछ लोग बोल रहे हैं आज जो सेलिंग थी उसमें क्वांट की सेल ऑफ भी आई है थोड़ी बहुत, तो ठीक है नियर टर्म जर्क्स रहेंगे, लेकिन अदरवाइज क्वांट निकल चुका है इसमें, ब्लैक रॉक है पूरी तरह से, सो क्वांट की सेल ऑफ का मतलब यहाँ बनता नहीं है, बट ठीक है आप बने रहो एज ऑफ नाउ। योर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BSC, भारती एयरटेल होल्डिंग स्टॉक्स फ्रॉम लास्ट 10 मंथ्स। बने रहो सचिन सर, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेकर बैठे ही हो तो क्यों ही परेशान हो रहे हो। आप खुद ही सोचो कि क्रूड गिर गया मैं लॉन्ग टर्म के लिए एशियन पेंट ले लूँ, या क्रूड गिर गया मैं लॉन्ग टर्म के लिए सीएट ले लूँ। अगर क्रूड गिरने से कोई लॉन्ग टर्म डिसाइड कर रहा है अपना, तो वैसे ही वो शॉर्ट टर्म प्लेयर हो गया ना, क्योंकि जिसको लॉन्ग टर्म लेना है वो क्रूड नहीं देखेगा, जिसको लॉन्ग टर्म देना है वो नंबर देखेगा, नंबर अच्छे हैं, वैल्यू सही है, मैंने ले लिया। अब क्रूड नीचे आएगा तो मैं और ऐड कर लूँगा, क्रूड नहीं नीचे आएगा तो मैं शॉर्ट करके बैठा रहूँगा, सो मतलब मैं नहीं लूँगा। तो
ये जो दो दो इवेंट में या दो दो दिन के स्विंग में या बाजार की थोड़ी सी फॉल में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है सर, वो मोमेंटम इन्वेस्टर है। समझिए इस बात को। आप 4 दिन के फॉल में या थोड़ी सी गिरावट में ऐड करने की सोच रहे हो अगर कोई चीज़, तो यू आर नॉट अ इन्वेस्टर, यू आर जस्ट अ ट्रेडर या BTST प्लेयर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शांति से पोजीशन लिया और बैठे हुए आप, जहाँ जहाँ नीचे मिलता जा रहा है आप आराम से ऐड कर रहे हो ना। आप धंधे पे फोकस करोगे, आप इंस्टेड ऑफ भाव पे फोकस नहीं करोगे, क्योंकि छोटे मोटे बाजार के स्विंग के फॉल में हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ पे फोकस करते हैं वो भाव होता है, वो धंधा नहीं होता। मतलब एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाकयात मुझे बहुत साल पहले किसी ने समझाई थी कि जब, एक बहुत पुरानी बात है, को एक मारुति में एक इंजीनियर साहब की डेथ हो गई थी बहुत साल पहले, किसी एक वहाँ पे जब इश्यूज़ आए थे तब मारुति का शेयर 2200 रुपये आ गया था। सो उस समय बड़ी पैनिक हुआ था, क्योंकि हम न्यूज़ चैनल में तो हमारे बहुत पैनिक होते ही रहते हैं आमतौर पर। सो पैनिक हुआ कि ऐसे ऐसे करके स्टॉक नीचे आ गया, टेक्निकल लेवल्स वही टूटने लग गए, 200 DMA टूट गया, 100 DMA टूट गया, वॉट एवर DMA टूट गए उस समय। सो 4400 रुपये दाम था या 2200 रुपये दाम आया था उस टाइम पर। तो किसी एक बड़े जानकार ने मुझे एक ही राय दी थी कि मारुति आज भी 52% मार्केट शेयर कमांड करता है, भले ही कुछ भी हुआ हो कंपनी के इंजीनियर साहब के साथ या एम्प्लॉयज़ के साथ। थोड़ा क्राइसिस है, नियर टर्म है, और रातों रात मार्केट शेयर मारुति का 52 से घट के 5% नहीं रह जाएगा सिर्फ इसी इवेंट की वजह से। सेम हुआ नेस्ले में, सेम हुआ यूनाइटेड स्पिरिट्स में जब वहाँ लिकर बैन हुआ, सेम हुआ DV स्लैब में जब इनके एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट पे इंस्पेक्शन बैठ गया था। सभी शेयरों के ऐसे दिन आते रहते हैं, सभी शेयर ऐसे अपने बुरे दिन दिखाते रहते हैं, सभी शेयरों में आप अपने वापस थोड़े बाद सब उसे भूल जाते हैं। इन्फोसिस 600 रुपये, ये सब इवेंट ही थे कभी ना कभी। ठीक है, अब ज़्यादा है तो अभी एक लाइनअप करके ट्वीट भी कर दूंगा, लेकिन ऐसी सिचुएशंस से का फ़ायदा आपको उठाना होता है और सिर्फ बिजनेस पे फोकस करना होता है, भाव पे नहीं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भाव पे फोकस मत करिए, कारोबार पे फोकस करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही लॉन्ग टर्म चलेगा, भाव लॉन्ग टर्म नहीं चलता। ओके, JSW होल्डिंग लेना है, JSW एनर्जी सीम्स बेटर। सर रिलायंस बोनस के लिए मनी देना होगा, कॉल मनी क्या है? देखिए, जो लोगों ने आरी इसका लिया हुआ था और जो लोगों ने आरी के ज़रिए पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को कॉल मनी देना होगा, क्योंकि उनकी कॉल मनी पेंडिंग होगी, तो वो नोटिस एक्सचेंज देता है, वो देना देता है। अगर आप लोग फुल शेयर के पैसे दे के बैठे हो और आपके पास पूरा डीमैट में पूरा शेयर है, तो आपको कॉल मनी देने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने राइट्स इंटाइटलमेंट, आरी जिसे बोलते हैं, वो लिया था, जो आरी पहले आया था, और उनके आरी की कॉल मनी अभी 2 जमा है, 3 जमा है, और उन्होंने लास्ट कॉल मनी नहीं दी है, उनको अगर बोनस चाहिए तो उनको पूरा आरी का कॉल मनी देना होगा, उसके बाद जाके वो उस शेयर के लिए एंटाइटल होगा। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है उनके लिए जिन्होंने राइट्स एंटाइटलमेंट ले रखा है। आप अगर पूरा शेयर लेकर बैठे हो तो आपके लिए इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ओके, सर बलरामपुर चीनी एंड प्राज इंडस्ट्री, अभिजीत सर थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए ना, मतलब शुगर जहाँ स्टेबल हो जाए, जहाँ थोड़ा फर्दर करेक्शन आ जाए, लॉसेस नंबर स्टेबल हो जाए, क्राइसिस एट पीक हो, वहाँ एंटर करिए। अभी ऐसी सिचुएशन है नहीं। सो आप मोमेंटम चेज करो तो बात अलग है, लॉन्ग टर्म की स्टोरी के लिए भी शुगर साइकिल का वो बॉटम नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। सो एटलीस्ट उसको आप देख कर ही कॉल लीजिएगा। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बात नहीं हुई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से मुलाकात होगी 5:30 बजे शाम को फिर से एक बारी, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर ले लें, पूरी तरह रिलाय ना करें। और CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कार्यक्रम के दौरान सवाल ही पूछ सकते हैं। एक बहुत सारे सवाल आते हैं एक समय पर, मतलब फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पे भी। सो इतनी जगहों से सवाल उठा के पूछना और बात करना बहुत मुश्किल होता है। सो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करता हूँ, और जो छूट जाते हैं 5:30 बजे में उनसे बात करता हूँ। सो इसलिए अगेन एक बार फिर से माफ़ी, आप सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।